हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वैली। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 91B अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। सो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। अब हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि जब हम अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फॉर्म को फाइल कर रहे होते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 91B के आने के कम चांसेस हों। और मान लीजिए अगर आपने अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फॉर्म को फाइल कर दिया है और आपकी एप्लीकेशन में सेक्शन 91B का ऑब्जेक्शन रेज हो चुका है तो हमें अपने रिप्लाई में किन पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए जिससे कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 91B को आप वेव कर सकें और एक्सेप्टेंस ऑर्डर लेने के अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकें। सो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आखिर होता क्या है, इस चीज़ को हमें डिस्कस करना चाहिए। सो देखिए, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन जब आप अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, TMA फॉर्म को सबमिट करते हैं, तब जो एग्जामिनर होता है ट्रेडमार्क का, अगर उसे कोई भी डाउट आता है तो वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर अपना ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रेज कर देता है। अब देखिए, ऑब्जेक्शन जो होता है वो वेरियस ग्राउंड्स के ऊपर या वेरियस पॉइंट्स के ऊपर रेज कर दिया जाता है एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क के थ्रू। अब देखें तो जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन है उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करा गया है दो सेक्शंस के अंदर में, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 9 जो होता है वो एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल होता है एंड सेक्शन 11 जो होता है वो रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल होता है। अगर मान लीजिए आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है किसी भी एस्पेक्ट के अंदर तो आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर एक अदर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया जाएगा। सो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इन डेप्थ में सेक्शन 91B को। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कन्फ्यूजन है तो आप हमें इन डिटेल्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें 9971687949 पे डायरेक्टली कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। आप अपनी क्वेरी को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285813764 पे। आप हमारी वेबसाइट को भी जा करके हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी को ईमेल कर सकते हैं official@legalvalley.in पे। अब आते हैं, सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 91B एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर कैसे दिया जाता है। सो एग्जामिनेशन रिपोर्ट को जब आप एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे आपका डिपार्टमेंट हेड के बारे में बताया जाता है कि आपका डिपार्टमेंट किस स्टेट के अंदर है। सो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर जो आपका हैंडलिंग डिपार्टमेंट है वो दिल्ली का है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का नाम और एप्लीकेंट के एड्रेस की डिटेल दी जाती है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर कोड किया जाता है। उसके बाद आपकी ट्रेडमार्क की क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है। देन फाइनली एप्लीकेंट का नाम दोबारा दिया जाता है। उसके बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर आपको सिंबलाइज किया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ऑब्जेक्शन जो रेज है वो सेक्शन 91B के अंदर किया गया है। अब सेक्शन 91B को हम रीड करें तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर बोला जाता है कि द मार्क कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ वर्ड्स or indications which may serve in trade to designate the intended purpose or other characteristics of service। क्योंकि इस एप्लीकेशन की क्लास को हमने सर्विस क्लास के अंदर अप्लाई किया गया था, यहाँ पे हमने हाइड कर दिया इसकी क्लास को, तो ये एक सर्विस क्लास का ट्रेडमार्क है। और इसके अंदर बोला गया कि जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर जो आपका अप्लाइड मार्क है वो कुछ ऐसे एलिमेंट को कंसिस्ट करते हुए है जिसकी वजह से अदर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसका इंटेंडेड पर्पस आप बताना चाह रहे हैं अपनी सर्विस का, जो कि आपने अपनी सर्विस डिस्क्रिप्शन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी हुई है। अब मान के चलिए अगर आप अपनी ट्रेडमार्क का जो ऑब्जेक्शन है उसका रिप्लाई विद इन 1 मंथ नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को अबेंडन मान लिया जाएगा। और अबेंडन ना हो आपकी एप्लीकेशन तो आपको अपने रिप्लाई को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम सबमिट करना होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 91B आखिर होता क्या है। सो देखिए, सेक्शन 91B एज पर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बोलता है द मार्क विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ मार्क्स और इंडिकेशंस विच में सर्व इन ट्रेड टू डेजिग्नेट द काइंड, quality, quantity, intended purpose, values, geographical origin or the time of production of goods or rendering of the service, means time of rendering of the service, or other characteristics of the goods or other characteristics of the service। सो सेक्शन 91B को अगर हम अलग अलग बांटें तो पॉइंट 1 उसमें बोला जाता है कि मार्क। अब यहाँ पे मार्क का मतलब होता है अप्लाइड मार्क, जो आपने अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर
ट्रेडमार्क अप्लाई किया है उसको यहाँ पे बोला जाता है मार्क। उसके बाद सेकेंड पॉइंट को आप कंसिडर करेंगे तो उसमें बोला गया कंटेन्स, मतलब कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करते हुए आपने सबमिट करी है, जिसके अंदर या तो आपका ट्रेडमार्क या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपने दिए हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं किस चीज़ को, मतलब वो सर्व इन ट्रेड, मतलब कि ये इंडिकेशन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आपका अप्लाइड मार्क जो है वो कंटेन कर रहा है सर्व इन ट्रेड वाले एलिमेंट्स को। उसके बाद आप यहाँ थर्ड पॉइंट को पढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है डेजिग्नेट, वो इंडिकेट कर रहे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट को जो कि बताते हैं, डेजिग्नेट करते हैं क्या। अब यहाँ पे आप देखेंगे या तो वो फीचर्स के बारे में बता दें, या जोग्राफिकल ओरिजिन के बारे में बता दे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के बारे में बता दे, या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में बता दे। मतलब कि इन शॉर्ट ये जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पॉइंट है इसके बारे में अगर वो यहाँ पे बता देते हैं तो वो सेक्शन 91B को फुलफिल कर देते हैं। सो यहाँ पे समझने वाला ये पॉइंट है कि पॉइंट नंबर 1 मतलब कि जो मार्क है जो आपने अप्लाइड मार्क दिया हुआ है, अगर वो पॉइंट नंबर 3 के अंदर बोला गया कि वो डेजिग्नेट कर रहा है, अगर आप 1+3 को क्लब करके पढ़ेंगे मतलब कि अप्लाइड मार्क डेजिग्नेट करता है अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या फिर फीचर्स के बारे में या फिर उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन के बारे में, तो उस केस के अंदर आपका जो सेक्शन 91B का ऑब्जेक्शन है वो आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर रेज कर देगा एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 91B रेज किन किन चीज़ों पे किया जा सकता है। अब देखिए सबसे पहला ट्रेडमार्क जो है वो है शेक मास्टर। अब इसको आप बाइफरकेट करके पढ़ेंगे तो इसमें पहला वर्ड है शेक, दूसरा वर्ड है मास्टर। अब आपने इसको अप्लाई किया सपोज वर्ड मार्क के अंदर और क्लास 30 के अंदर। क्लास 30 जो होती है वो आपकी एडिबल आइटम से डील करती है, जैसे कि कॉफ़ी, टी, फ्लोर्स, बेसन, नमकीन, स्पाइसेस, इन सब चीज़ों से डील करती है। सो यहाँ पे आपने एक शेक वाला वर्ड को कंसिडर कर लिया प्लस आपने एक मास्टर वर्ड को कंसिडर कर लिया। मास्टर वर्ड से आपने उसकी क्वालिटी के बारे में बताने की कोशिश करी और शेक के बारे में आपने उसकी काइंड के बारे में बताने की कोशिश करी। और जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर है अप्लाइड मार्क, सेकंड वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है जिसमें बोला गया है कि डेजिग्नेट मतलब बताता है क्या। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपने उसकी काइंड को भी बता दिया उसमें से, प्लस आपने उसकी क्वालिटी को भी बता दिया। इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेक्शन 91B एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपने दिया रेड टोमेटो आपने अप्लाई कर दिया क्लास 25 जो कि फैशन रिलेटेड क्लास है जिसके अंदर क्लोथिंग, हेडगेयर एंड फुटवेयर आता है। और आपने इसको अप्लाई किया डिवाइस मार्क कैटेगरी के अंदर और आपने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर कि वेजिटेबल टोमेटो विद ब्लड रेड कलर। यहाँ पे आपने उसकी फीचर को डिफाइन करने की कोशिश करी। आपने टोमेटो वर्ड से जो कि वेजिटेबल आपने डिवाइस मार्क अपने अंदर दिया है उससे आपने इसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस आपने यहाँ पे जो ब्लड रेड कलर अलग से मेंशन करा है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर में, उससे आपने उसकी ब्रांड इमेज के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश करी जो कि एक टोमेटो की क्वालिटी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एग्जामिनर अगर इस चीज़ से ये देखे कि आप इससे अपनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऑल्दो आपका जो डिवाइस मार्क है वो यूनिक है, स्टिल जो एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क है वो सेक्शन 91B का ऑब्जेक्शन आपकी एप्लीकेशन में रेज कर सकता है। अब थर्ड एग्जाम्पल को हम देखते हैं जिसमें बोला गया वाइट रॉक। अब वाइट रॉक पढ़ने में तो यूनिक लग रहा है, इसको आपने दे दिया कलर मार्क के अंदर और क्लास 1 डील करता है आपका केमिकल रिलेटेड के अंदर और साथ में आपने गुड डिस्क्रिप्शन में दे दिया बॉन्डिंग एजेंट। अब आपने वाइट रॉक लिख के प्लस बॉन्डिंग एजेंट के बारे में बता दिया, तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया प्लस इसके अंदर थ्रू जो आप गुड्स को सर्व करना चाहते हैं उसको भी आपने रॉक के वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया अपने कलर मार्क के अंदर। तो यहाँ पे देन अगेन अगर आप इस चीज़ को देखेंगे द अप्लाइड मार्क सर्व इन ट्रेड और डेजिग्नेट दी फीचर आपने क्या बता दिया किस तरीके का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट काइंड मतलब कंस्ट्रक्शन, वो बॉन्डिंग एजेंट है तो किसी पत्थर को भी वो जोड़ सकता है, तो आपने उसकी काइंड के बारे में बताया प्लस क्योंकि वो पत्थर तक को जोड़ सकता है तो उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, उस चीज़ को भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया प्लस आपने अपने गुड्स को भी डेजिग्नेट करने की कोशिश कर दी वहाँ से। तो यहाँ पे वाइट रॉक पे भी देन अगेन सेक्शन 91B का ऑब्जेक्शन रेज कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं जिसमें बोला गया बुल डिटर्जेंट। अब यहाँ पे क्लास 21 है, ये यहाँ पे यूनिक है, इस चीज़ को नो डाउट यूनिक माना गया और ये आपने डिवाइस मार्क में दे दिया तो ये यूनिक तो कंसीडर कर लिया जाएगा। बट आपने क्या कर दिया, आपने अपनी गुड्स डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया कि ये डिटर्जेंट पाउडर कंटेनर से आप डील करेंगे
और प्लस आपने अपने ट्रेडमार्क में भी डिटर्जेंट वर्ड को रिप्रेजेंट कर दिया, तो इससे आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उस कंटेनर के फीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, और उस वजह से इसकी यूनिकनेस खत्म हो गई और इसके ऊपर सेक्शन 9(1) भी लग गया एंड ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर एज ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रेज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है येलो कटर। अब इस येलो कटर को अगर आप दो चीज़ों में पढ़ेंगे तो एक एलिमेंट है इसका येलो, दूसरा एलिमेंट आपने दे दिया कटर। और यहाँ पे क्लास 8 के अंदर जो मशीन टूल्स हैंड हेल्ड के बारे में आपने बता दिया। अब मशीन टूल्स है, मशीन टूल को आपने कटर से रिलेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया या बाइफरकेट कर दिया। अगर आप इसको क्लब करके पढ़ेंगे देन अगेन यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 रेज हो जाता है कि जो अप्लाइड मार्क है वो कंटेन करता है ऐसे इंडिकेशंस को जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे या फिर उसके फीचर को डेजिग्नेट कर दे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो येलो कटर के अंदर जो कटर वर्ड था उसने आपके गुड्स को डिफाइन कर दिया, उस वजह से इसके अंदर सेक्शन 9(1)(b) जो है वो रेस कर दिया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान रख के ये समझना है कि किन किन चीज़ों के बेस के ऊपर सेक्शन 9(1)(b) का ऑब्जेक्शन रेस किया जा सकता है। अब हम आते हैं कि अभी आपने अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को सबमिट करना है, तो सबमिट करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप अपने ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 9(1)(b). अब देखिए, सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आपको जनरल यूज़ वाले टर्म्स जो होते हैं उनको टोटली अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर ऐसे वर्ड जो कि जेनरिक नेचर के होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अब एग्जांपल से हम समझते हैं कि जेनरिक वर्ड क्या होते हैं। जेनरिक वर्ड वो होते हैं जिसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट किसी भी एप्लीकेंट को नहीं दिया जा सकता। मान के चलिए आपने अपने ट्रेडमार्क के अंदर हाउस वर्ड लिख दिया, होम लिख दिया, टेबल लिख दिया, वुड लिख दिया, डायरेक्शन लिख दिया। अगर आप एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे आपने रॉक वर्ड लिख दिया। रॉक जो है वो एक जेनरिक नेचर है। टोमेटो आप देखोगे तो जेनरिक नेचर में कवर होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ शेक देखोगे तो शेक जेनरिक नेचर में कवर होता है। डिटर्जेंट जो है वो भी एक जेनरिक नेचर का वर्ड है। सेम गोज विद कटर ऑल्सो। कटर भी एक जेनरिक नेचर का वर्ड है क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब आइए, उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अंदर इन्वेंटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि आपको कभी भी डिक्शनरी रिलेटेड वर्ड्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो डिक्शनरी वाले वर्ड्स होते हैं वो यूनिक नहीं होते, वो कॉमन होते हैं, प्लस वो अपने बारे में खुद ही बता देते हैं। दे आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। बाकी जो आपके इन्वेंटेड वर्ड्स होते हैं वो एक तो यूनिक भी हैं, प्लस वो नॉन डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, मतलब वो अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनमें एक इनोवेशन होती है, तभी तो वो यूनिक रहेंगे। अब देखिए, आपको कभी भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी टैगलाइन में या फिर बेसलाइन। जब भी आप डिवाइस मार्क दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको कभी भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि डिस्क्राइब कर दें आपकी ट्रेडमार्क या ट्रेडमार्क की क्लास को। अब मान के चलिए, जैसे यहाँ पे ये लड़का है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है, तो इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लड़की भी है जिसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कैरेक्टर्स हैं, या फिर आप इसको मैस्कॉट्स भी समझ सकते हैं अपने ट्रेडमार्क से रिलेटेड में। तो आपको कभी भी ऐसे कैरेक्टर या मैस्कॉट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिनका एक्सक्लूसिव राइट आपके पास ना हो, क्योंकि ये आपकी ट्रेडमार्क की क्लास को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। आपको ऐसे टर्म्स अवॉइड करने चाहिए जो कि कन्वे कर दें या डिफाइन करें आपके ट्रेडमार्क को। साथ में आपको पब्लिक सर्च को कर लेना चाहिए अपनी ट्रेडमार्क को। हमेशा पब्लिक सर्च जो रजिस्ट्री है, मतलब इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जा करके आपको सबसे पहले अपने ट्रेडमार्क को सर्च आउट कर लेना चाहिए कि ये किसी से मिलता जुलता तो नहीं है, साथ में इससे रिलेटेड और कोई नाम वाले ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो, जिससे कि आप सेक्शन 11 को भी अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको इन्वेंटेड वर्ड्स पे ही फोकस रखना चाहिए। आपको डिक्शनरी वाले वर्ड्स कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब आपने अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया था, बट आपके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया अंडर सेक्शन 9(1)(b). सो आप अपने रिप्लाई को ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो आपको किन पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए जिससे कि आप अपना रिप्लाई को अच्छे से ड्राफ्ट करें और ज़्यादा चांसेस बना सकें कि जिससे आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन है वो वेव ऑफ कर दिया जाए और आपको आराम से एक्सेप्टेंस का ऑर्डर मिल सके और उसके हाई चांसेस बन सकें। सो आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करते वक्त इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने रिप्लाई में अपने ट्रेडमार्क से ही रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस करें। आप केस लॉस डालें, बट वही केस लॉस डालें जो कि आपके ट्रेडमार्क को डिफाइन करें अच्छे से।
ऐसे ही कोई भी कट एंड कॉपी पेस्ट करके केस लॉज को इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि केस लॉज अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन लिया जाता है केस लॉज के अंदर, और आपकी एप्लीकेशन पे अगर वो पॉइंट्स हैं तो ही वो रेलिवेंट केस लॉ आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्टेबल होगा एंड जस्टिफाइबल होगा। अब देखिए, आपको हमेशा पॉइंट ऑफ डिफरेंस के ऊपर फोकस रखना चाहिए, जिससे कि आप ये बता सकें कि जो आपका मार्क है वो इंडिकेट नहीं कर रहा अपने गुड्स से रिलेटेड किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर फीचर के बारे में। वो द मार्क इज नॉट सर्विंग इन ट्रेड और द मार्क इज नॉट इंडिकेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि इन एग्जाम्पल्स में जो आपने देखा तो ये सब अपने बारे में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने लगे, अपने काइंड के बारे में, क्वालिटी के बारे में या फीचर्स के बारे में। सो जब भी आप अपने रिप्लाई को ड्राफ्ट करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो मार्क है वो ना तो आइडेंटिकल हो, मतलब कि वो एग्जैक्टली मैच ना हो, या फिर थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता ना हो अपनी गुड्स से या सर्विस पे, जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में दिया था अपनी एप्लीकेशन में। मतलब जो 91B का ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर, उसके अंदर आपका जो मार्क है वो जो गुड्स एंड सर्विस हैं उन चीज़ों से सिमिलर है ही नहीं। आपको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे रेड टोमेटो है। अब ये रेड टोमेटो जो इसकी काइंड एंड क्वालिटी को अगर एग्जामिनर ने सपोज इस बेस पे रेस करा तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि सर ये क्लास 25 के अंदर है एंड जो रेड टोमेटो है वो वेजिटेबल है। तो वेजिटेबल एंड क्लास जो फैशन रिलेटेड क्लास है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। तो इस बेस पे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्शन रेस किया गया था सेक्शन 91B का, उसे वेव ऑफ कर दिया जाए। अब जो आपका रिप्लाई है वो हमेशा प्रॉम्प्टली आप ड्राफ्ट कीजिए, जिससे कि आप जो भी एग्जामिनर के मन में डाउट आए थे उनको रिजॉल्व आउट करा सकें। साथ में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका रिप्लाई है वो हमेशा टाइम लिमिट के अंदर ही सबमिट कर देना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो अबेंडन भी हो सकती है। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9971687949। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी ऑन 8285813764। आप हमारे को वेबसाइट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं www.legalvalley.in। आप अपनी क्वेरी को हमें ईमेल भी कर सकते हैं official@legalvalley.in पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।